नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं रोशन जी के एकेडमी। दोस्तों, यहां पर इस सीरीज़ में पॉलिटी के 2000 इम्पोर्टेंट जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, इसको करवाया जाएगा। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, तो आपको ध्यान से देखना है। यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान, ये 2000 जो क्वेश्चन होंगे उसमें से आपको जो है करना है और नोट्स भी अपना बनाते चलना है। पीडीएफ वैसे मिल जाएगी इस टेलीग्राम चैनल पे, रोशन जी के एकेडमी के जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में है। कोई क्वेरीज है तो आप इस जीमेल पे ज़रूर पूछ सकते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिला की सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध से संबंधित है। तो देखिए, आईपीसी जो इंडियन पीनल कोड है, यानी कि भारतीय दंड संहिता, इससे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो उसी से संबंधित है कि कौन सी धारा इसमें आईपीसी में है कि महिला की सहमति के बिना गर्भपात अगर कोई भी करवाते हैं तो वो एक अपराध की श्रेणी में आता है। तो वो धारा दोस्तों कौन सा है? तो धारा 313। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी सही होगा। बी इज़ द करेक्ट आंसर। यानी कि धारा 313 के तहत एक दंडनीय अपराध है कि महिला की सहमति के बिना उसे गर्भपात जो है करवाते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 2 है, भारत में अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम किस वर्ष जो है लागू किया गया था। यानी कि भारत में जो अनियमित जमा योजना प्रतिबंध है वो उसके लिए अधिनियम जो लाया गया है वो किस वर्ष लाया गया था? तो 2019 में लाया गया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी सही होगा। प्रश्न संख्या 3 है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान संसद के साधारण बहुमत द्वारा, संसद के देखिए साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। सबसे पहले पता होना चाहिए कि संसद में कौन आते हैं? तो 3 होते हैं। कौन? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो ध्यान रखिएगा। तो जो यहाँ पर प्रावधान है कि संविधान में संशोधन के लिए, तो इसके लिए जो अनुच्छेद है 368 है। अनुच्छेद 368 के तहत ही संविधान में संशोधन किया जाता है। और 368 जो संविधान संशोधन से संबंधित अनुच्छेद है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो साउथ अफ्रीका जो है देश से ली गई है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। पूछा जाता है कि संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साउथ अफ्रीका इसका करेक्ट आंसर होगा। और 368 जो अनुच्छेद है वो आपको संविधान में संशोधन से रिलेटेड ही अनुच्छेद है। अब देखिए, संविधान में जो संशोधन होते हैं वो 3 तरह से होते हैं। एक तो साधारण बहुमत द्वारा। तो साधारण बहुमत में क्या होता है कि इसमें जो जैसे नॉर्मल बहुमत होते हैं कि आपको ज़्यादा जिसमें होते हैं दो में, एक में कम और ज़्यादा, तो वो जो बहुमत होते हैं वो साधारण बहुमत होते हैं। तो जैसे कि, और इसमें क्या होता है कि साधारण जो बहुमत होते हैं ये बहुमत मिल जाएंगे, उसके बाद राष्ट्रपति जो है कि स्वीकृति मिल जाएगी, तो वो कानून जो है पारित हो जाएगा, यानी कि संविधान में संशोधन हो जाएगा। जैसे कि नए राज्यों का निर्माण है, अगर नए राज्यों का निर्माण है तो साधारण बहुमत के द्वारा जो राष्ट्रपति साइन कर देंगे तब हो जाएगा। तो संविधान की नागरिकता संबंधी भी साधारण बहुमत द्वारा ही पास होते हैं। और दूसरा तरह का यहाँ पर आपको संविधान में संशोधन है विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। यानी कि इसमें क्या होता है कि संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्यों का बहुमत, एक तो जितने सदस्य हैं उसका बहुमत चाहिए, और उसके बाद उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 होना चाहिए। यानी कि अगर हम बात करते हैं कि 33 सदस्य वहाँ पर उपस्थित हैं तो कम से कम जो है 22 यहाँ पर आपको होना चाहिए। यानी कि इनसे जो है मतदान लेंगे और जो 22 अगर साइन कर देते हैं, यानी कि तब जो है ये विधेयक जो है पारित माना जाएगा और उसके बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाएगी, तब जो है पूर्ण रूप से संविधान में संशोधन हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और तीसरा है कि संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति। इसमें क्या होता है कि संसद के कुछ अनुच्छेद में संशोधन के लिए जो है विधेयक में संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत जिसे मैंने कि बताया कि जितने भी सदस्य हैं उसमें बहुमत, और जो उपस्थित और मतदान करने वाले हैं उनमें से 2/3 जो है मतों से विधेयक पारित होते हैं। उसके अलावा राज्यों के कुल विधानमंडलों में से आधे द्वारा स्वीकृति आवश्यक है। तो ये 3 तरह का जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति से संबंधित है कि राष्ट्रपति निर्वाचन का कार्य पद्धति, राष्ट्रपति निर्वाचन, उसके बाद संघीय न्यायपालिका,
उसके बाद 7वीं अनुसूची में कोई विषय वस्तु है, जैसे कि 7वीं अनुसूची में कोई विषय वस्तु है, राष्ट्रपति का निर्वाचन और उसकी प्रक्रिया है, और मौलिक अधिकार है। ये तीनों प्रक्रिया किससे जो है किस बहुमत द्वारा जो है संशोधन किया जाता है, तो संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति से ये तीनों को संशोधित किया जा सकता है। जबकि संसद में गणपूर्ति या कोरम ये क्या होता है, साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब देखिए कोरम से संबंधित है कि आपको कम से कम 1/10 जो है सदस्य उपस्थित होना चाहिए, तभी जो है मीटिंग आरंभ होती है। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखिए धारा 19 के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं। तो दोस्तों धारा 19 के तहत जो गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार हैं वो जब इमरजेंसी लगती है, तो नेशनल इमरजेंसी यानी कि जो है राष्ट्रीय आपातकाल जब लगती है, तब ये स्वचालित यानी कि अपने आप जो है जितने भी मौलिक अधिकार मिले होते हैं धारा 19 के तहत वो आपको निलंबित हो जाते हैं। तो अनुच्छेद 352 क्या है, तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है इसका करेक्ट आंसर होगा 352 अनुच्छेद। और यहीं पर अनुच्छेद 356 अगर बात करते हैं तो ये है आपको क्या, राष्ट्रपति शासन, यानी कि ध्यान रखना है राष्ट्रपति शासन अगर किसी राज्य में लगते हैं यानी कि इसको राज्य आपातकाल बोलते हैं। और फिर 360 जो अनुच्छेद है वो कौन सा अनुच्छेद है, तो वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। प्रश्न संख्या 5 है कि भारतीय संविधान की अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है। तो कुल मिलाकर पूछा जा रहा है सिंपल सा क्वेश्चन कि अनुच्छेद 123 में जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो किनके पास होती है, तो भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी सही होगा, भारत के राष्ट्रपति। अब देखिए जब संसद के कोई भी सत्र नहीं चल रहे होते हैं तब जो है अगर कोई बिल इमरजेंसी में पारित करना होता है तो एक ही रास्ता होता है कि राष्ट्रपति जो है ऑर्डिनेंस पास कर देते हैं, फिर बाद में जब संसद के सत्र चलेंगे तो उसमें जो है पास करवा लिया जाता है। तो अध्यादेश जो है अनुच्छेद 123 के तहत जो है राष्ट्रपति जारी करते हैं। और देखिए जो 213 है ये गवर्नर का अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। तो देखिए नगर निगम की जो बैठक की अध्यक्षता करते हैं महापौर करते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 आपके सामने है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना इनमें से किस वर्ष में हुई थी। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी से पहले आपको जनता पार्टी थी जो कि 1977 में सरकार बनाई थी, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन फिर इसका जो है विलय हो गया, भारतीय जनता पार्टी बनी फाइनली 6 अप्रैल 1980 को। तो इसका करेक्ट आंसर जो अभी भारतीय जनता पार्टी है इसका गठन जो है 6 अप्रैल यानी कि 6 अप्रैल ध्यान रखिएगा 1980 को हुआ था। और फाउंडर माने जाते हैं कौन, तो लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के जो संस्थापक हैं वो लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी हैं। ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद में मंत्रिपरिषद की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का वर्णन करता है। तो देखिए अनुच्छेद से प्रश्न जो है बनते हैं, तो आपको ये सीरीज अगर आप फॉलो कर लेते हैं 2000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर फॉलो कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है जो पॉलिटी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो अनुच्छेद कौन सा है जिसमें कि भारतीय संसद में मंत्रिपरिषद की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का वर्णन करता है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 जो है वर्णन करता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। और देखिए 3 अनुच्छेद 79, देखिए 79, 79, 80 और 81, और इसको कर दीजिए स र और ला। तो देखिए ये आपको 3 अनुच्छेद आपको और मैं करवा रहा हूँ। तो अनुच्छेद 79 जो है वो संसद से रिलेटेड है, अनुच्छेद 80 जो है राज्यसभा है, और अनुच्छेद 81 है वो लोकसभा से संबंधित अनुच्छेद है। प्रश्न संख्या 9 आपके सामने है कि राज्यों की परिषद यानी कि राज्यसभा में कामकाज की प्रक्रिया और आचरण के किस नियम के तहत राज्यसभा के सभापति उपसभापति के पैनल में 6 सदस्यों को नामित करते हैं। 6 सदस्य को नामित करते हैं क्यों, क्योंकि अगर सभापति और उपसभापति सदन में दोनों अनुपस्थित रहते हैं तो सदन की अध्यक्षता जो है करते हैं। तो यानी कि 6 मेंबर का एक पैनल बनाया जाता है जिसमें कि अगर
जो सभा के सभापति और उपसभापति, यानी कि जो राज्यसभा में के सभापति जो कि भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, और उपसभापति अगर दोनों नहीं होते हैं तो उन 6 पैनल में से एक कोई अध्यक्षता करते हैं सदन की। तो ये सदन की जो नियम है वो कौन सा नियम में ऐसा वर्णन किया गया है, तो नियम 8 में जो है ऐसा वर्णन किया गया है कि कामकाज की प्रक्रिया और आचरण के नियम 8 में जो है ऐसा वर्णन किया गया है। तो इम्पोर्टेंट है, पता होना चाहिए आप लोगों को। देखिए प्रश्न संख्या 10 है कि भारत संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय, तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है 124, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं है। इसमें पूछा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय को न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान की गई है, जिसमें खुद की अवमानना के लिए दंडित करने की, तो इसमें कौन सा अनुच्छेद ऐसा जो है वर्णन किया गया है। तो दोस्तों इसका जो है आपको करेक्ट आंसर जो है डी होगा, अनुच्छेद 129 और अनुच्छेद 142। तो देखिए अनुच्छेद 129 के तहत स्पेशल मेंशन है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है एक अभिलेखागार की जो है अभिलेख न्यायालय के रूप में जो है काम करती है। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है एक अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करती है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि सर्वोच्च न्यायालय को न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति अनुच्छेद 129 और 142 के तहत जो है प्रदान की गई है, जिसमें खुद की अवमानना के लिए भी दंडित इसमें प्रावधान किए गए हैं। प्रश्न संख्या 11 है कि भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली किस देश से ली गई है। अब देखिए भारतीय संविधान में 2 सदन है, एक तो आपको पता होना चाहिए कि राज्यसभा है जिसको उच्च सदन बोलते हैं, और एक निम्न सदन है वो लोकसभा है, यानी कि लोगों का सभा जो है वो लोकसभा है और राज्यसभा एक है। तो ये द्विसदनीय प्रणाली जो है वो किस देश से ली गई है, तो क्योंकि भारत पे जो है रूल रहा था ब्रिटेन का, तो ब्रिटेन यानी कि यूनाइटेड किंगडम के ही संविधान से जो है लिया गया है। ये आपको पता होना चाहिए कि यूनाइटेड किंगडम के संविधान से ही द्विसदनीय प्रणाली जो है ली गई है। प्रश्न संख्या 12 है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधियों और विशेषाधिकारों को जो है समाप्त कर दिया है। तो देखिए एक टर्म यहाँ पर यूज किया जाता था प्रीवी पर्स। तो देखिए 1971 में यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि 1971 के 26वें संविधान संशोधन किया गया था, जिसके तहत जो पूर्व रियासत यानी कि जो रियासत थे पहले भारतीय जब आज़ाद होने से पहले रियासतों में जो वहाँ पर शासक होते थे उनको एक विशेष तरह की उपाधि और विशेषाधिकार दिया गया था। उसको 26वें संविधान संशोधन 1971 के साथ जो है समाप्त कर दिया गया। और एक क्वेश्चन और इसी तरह से घुमाकर पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में प्रीवी पर्स, देखिए ध्यान रखिएगा, प्रीवी पर्स को जो है समाप्त कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन यही है, तो आपको 26वें संविधान संशोधन 1971 आपको ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 13 है कि किस वर्ष नेपाल ने राज्यतंत्र को समाप्त कर दिया और एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरा। तो देखिए भारत के जो पड़ोसी देश नेपाल है, नेपाल में अभी जो है लोकतंत्र ये आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन 2008, तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर बी होगा, 2008 तक जो है नेपाल जो है राजतंत्र के रूप में जो है रहता था, लेकिन 2008 के बाद से ये लोकतंत्र जो है घोषित कर दिया, यानी कि लोकतांत्रिक गणराज्य जो है नेपाल 2008 में जो है यहाँ पर घोषित किया गया। प्रश्न संख्या 14 है। अब देखिए आईपीसी जो इंडियन पिनल कोड है, इसके धारा से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आए दिनों, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल होते हैं, लेकिन आपको मैं यहाँ पर करवाऊँगा। तो देखिए भारतीय दंड संहिता की धारा 510 के अनुसार एक शराबी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से दुराचार करने की सज़ा साधारण कारावास के साथ साथ दंडनीय है, जो कि 24 घंटे तक बढ़ाई जा सकती है, या जुर्माना तक रुपये तक लगाया जा सकता है, या इन दोनों के साथ दंड किया जाता है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पिनल कोड की धारा 510 यहाँ पर बताया गया। तो देखिए अब घुमाकर पूछा जाएगा, इतना आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये भारतीय दंड संहिता की किस धारा में उल्लेखित है, तो 510। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि एक शराबी व्यक्ति जो है वो सार्वजनिक रूप से दुराचार करता है, तो उसको जो है 24 घंटे तक जो है यहाँ पर कारावास और 10 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। आप थोड़ा सा सुनकर हंसेंगे, लेकिन 10 रुपये का जो जुर्माना और 24 घंटे तक सज़ा जो है बढ़ाई जा सकती है, या दोनों जो है लगाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया। तो देखिए अस्पृश्यता, इसको सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि छुआछूत,
कि किसी भी रूप में इस प्रथा को प्रचलन जो है निषेध कर दिया गया। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत जो है अस्पृश्यता को जो है समाप्त कर दिया गया। अब देखिए अनुच्छेद 19 में क्या जिक्र है। तो अनुच्छेद 19 में जिक्र है कि यहाँ पर आपको स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार यहाँ पर दिया गया है, जिसमें कि बोलने की स्वतंत्रता हो, शांतिपूर्ण बिना हथियारों को एकत्रित संघ बनाने की स्वतंत्रता हो। तो इसमें कुल मिलाकर 6 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है अनुच्छेद 19 में। और अनुच्छेद 16 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, तो इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन अपवाद है SC ST यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग को यहाँ पर लोक नियोजन यानी कि नौकरियों में जो है यहाँ पर रिजर्वेशन दी गई है, तो इसको अपवाद की श्रेणी में रखा गया है। और अनुच्छेद 18 क्या है, तो उपाधियों का अंत, लेकिन इसमें अपवाद है सेना और शिक्षा। सेना और शिक्षा इसका अपवाद है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और 18 जो अनुच्छेद है वो उपाधियों के अंत के बारे में बताता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो जो है पसंद आई होगी, तो लाइक कर दीजिएगा। और देखिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप लोग जो है जल्द से जल्द जो है देख लीजिएगा। और वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।